हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो देखो, इस वीडियो में जो है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वात दोष के बारे में। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की बात करें तो जो इसकी वेटेज है वो भी लगभग 5 से 7 मार्क्स तक की रहती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वात दोष। ठीक है, जो वात पित्त और कफ हमारे तीनों दोष है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सब हम मेन पॉइंट्स की बात करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें और जो एनसीएसएम के करिकुलम में दी है। तो देखो, सबसे पहले आता है व्युत्पत्ति की बात करें। ठीक है, तो हर दोष की हमें व्युत्पत्ति पता होनी चाहिए। तो वात दोष की व्युत्पत्ति क्या है? वात गति गंधन्यो। इसका मतलब क्या रहता है? धातु में कत प्रत्यय लगकर वात शब्द निष्पन्न होता है और वा धातु में तन प्रत्यय लगकर न का लोप होकर वात शब्द बनता है। क्लियर है? तो व्युत्पत्ति की बात हो गई। उसके बाद आता है निरुक्ति। क्या होती है? हर दोष की निरुक्ति भी आपको पता होनी चाहिए। व्युत्पत्ति, निरुक्ति, ये दो चीज़ें तो आपको पता होनी ही चाहिए। तो निरुक्ति में क्या रहता है? गति, प्राप्ति, ज्ञान, मिथ्य, अन, अर्थांतरम। इसका मतलब है इसका मतलब क्या रहता है कि गत्यार्थक वा धातु गति, प्राप्ति और ज्ञान, इन तीनों अर्थों का बोधक है। इस प्रकार गति के उत्पादक, प्राप्ति के साधक और ज्ञान के जनक को वायु जो है कहना चाहिए। और दूसरे आचार्य ने बोला है, ये अमरकोश ने बोला है दूसरा, इसको भी याद कर सकते हो। तो दोनों में से एक याद कर लो। ये क्या? उत्साहने च हिंसायाम, सूचने च अपि गंधनम। ठीक है, तो ये भी वही है कि उत्साह का प्रकाशक या सूचक अर्थ है, वो वात दोष रहता है। तो निरुक्ति भी हो गई। तो व्युत्पत्ति, निरुक्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर दोष की आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करें इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद क्या रहता है कि हर दोष के आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या क्या? उसका गुण क्या है, कर्म क्या है और स्थान क्या है। तो सबसे पहले हम स्थान की बात करते हैं। स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, श्लोक याद होने चाहिए। देखो, मेरे जो नोट्स में जो बता रहा हूँ वो सारे श्लोक आपको याद करने हैं, एक भी नहीं छोड़ना। ठीक है, तो देखो, स्थान की बात करें तो हमने चरक वाला श्लोक जो है याद किया। आप चरक, सुश्रुत कोई सा भी कर सकते हो, बट चरक का जो है काफ़ी सही है। तो इसमें रहता है बस्ती पुरीषाधानम कटी शक्तिनी पादवस्थिनी पकवाश्यश्च वात स्थानानी तत्रपि पकवाश्यो विशेषण वात स्थानम। कहने का मतलब सिंपल है। आचार्य चरक के अनुसार बस्ती यानी मूत्राशय, पुरीषाधान यानी रेक्टम, कटी दोनों पैर तथा पकवाशय, ये सारे क्या है? वात के स्थान है। क्लियर है? और इसमें भी पकवाशय को वात का विशेष स्थान माना गया, क्योंकि रोगों की उत्पत्ति पकवाशय समुथ भी होती है तथा ये वातज व्याधियाँ हैं, इनकी चिकित्सा बस्ती है, जिससे कि पकवाशय में उपस्थित विकृत वात दोष का शोधन कर प्राकृत वात कर्म का स्थापन जो है वो होता है। ठीक है, तो क्या होता है? देखो, बेसिकली अच्छा, आहार पाचन के समय पकवाशय में कटु भाव की अवस्था जो है होने से पोषक वायु की उत्पत्ति पकवाशय में होती है, इसलिए उसको स्थान जो है बोला गया। और पकवाशय में स्थित बैक्टीरिया जो है वो अलग अलग प्रकार के विटामिन उत्पन्न कर शरीर के नाड़ी तंत्र को बल प्रदान करता है। तो ये वाला श्लोक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद करना है। हिंदी आप इसकी एक बार बुक से ज़रूर देख लेना, वैसे मैंने बता दी है। उसके बाद सुश्रुत की बात करें। सुश्रुत का श्लोक मैंने नहीं लिखा। मेन देखो, आप एक चरक का याद करोगे श्लोक, बाकी का मेन आप श्लोक के जो अंश है वो याद करो कि सुश्रुत ने बोला श्रोडी और गुद। ठीक है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग वात का स्थान क्या है? श्रोडी और गुद। इतना याद करोगे काफ़ी है। काश्यप की बात करें तो नाभि के नीचे अस्थि और मज्जा। ठीक है, तो मैंने एक जगह पे तीनों आचार्य के अकॉर्डिंग स्थान लिख दिया है ताकि ईजी हो। ठीक है, श्रोडी और गुद सुश्रुत का हो गया, और नाभि के नीचे अस्थि और मज्जा ये हो गया काश्यप का। क्लियर है? नेक्स्ट आता है अब वात के कर्म की बात करें। अब देखो, वात के कर्म में क्या रहता है? वात के कर्म का श्लोक है, उत्साहोच श्वास निश्वास चेष्टा धातु गति समो मोक्षो गतिमतम वायु कर्म अविकारजम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सारे जो भी हैं ये सारे वात के कर्म हैं, यानी ये सारे कार्य वात दोष के द्वारा किए जाते हैं। क्या क्या? उत्साह हो गया, अर्थात मानसिक रूप से क्रियाशील जितनी भी मूवमेंट होती है, श्वास को अंदर लेना बाहर निकालना। शारीरिक एवं मानसिक चेष्टा, यथा बोलना, बोलने का काम, उठना बैठना चलना, जितनी भी ये गतिविधियाँ वाली कार्य होते हैं रसादि धातुओं की शरीर में गति ठीक रखना तथा गतिमान मलमूत्र आदि का सम्यक निहरण कर्म आदि अविकृत वात दोष के कर्म है। ठीक है, तो वायु कर्म अविकारजम, ये सारे इसके कर्म हो गए। तो ये वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट याद करना है चरक का। तो हमने सारे चरक के श्लोक याद किए ताकि आगे भी चरक फिर संहिता में आपको अलग से याद नहीं करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है वात के गुण की बात करें तो वात का गुण क्या है? चरक के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये भी याद करना है। रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्मश्चलवत् विशुद्धः खर। और तो इसका मतलब क्या है? रुक्ष रहता है, शीत है, लघु है यानी हल्का रहता है, सूक्ष्म, चल, विशद और खर, ये सारे गुण बताए गए हैं। और इन गुणों के विपरीत गुण वाले द्रव्यों के साथ के सेवन से वात दोष का शमन होता है, ऐसा भी कहा जा सकता है। सिंपल है ना? इसके अपोजिट अगर सेवन करोगे तो वात का क्या होगा? कम होगा। और सुश्रुत ने क्या बोला? तो अव्यक्त, कर्म व्यक्त और त्यर्ग गति और रजोगुण, ये सारे जो है सुश्रुत ने यूज़ किए। तो ये हो गए गुण, कर्म और स्थान। हर दोष के ये तो पता होने ही चाहिए।
क्लियर है। उसके बाद बात करें, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर दोष में आता है हमारा, क्या, इसके टाइप्स। अब देखो हर दोष के क्या है, 5 टाइप्स है हमारे पास। तो वात दोष की बात करें तो इसमें सबसे पहले क्या है, तो इसके 5 टाइप्स कौन कौन से हैं, प्राण, उदान, व्यान, समान और अपान। ठीक है, तो एक एक करके सारे इसके श्लोक बात करेंगे और इसके क्या क्या फंक्शंस है। ठीक है, तो सबसे पहले प्राणवायु की बात करें तो देखो प्राणवायु क्या रहता है। प्राणवायु का श्लोक है, क्या है, स्थानम प्राणस्य मूर्धो उरह कंठजिह्वास्य नासिका षष्टिवनक्ष्व थुदगार श्वासहरादि कर्मच। कहने का मतलब सिंपल है, प्राणवायु का जो स्थान है वो कहाँ होता है, मूर्धा, उरह, कंठ, जीवा, मुख और नासिका है। और इसके तो ये स्थान हो गया, और इसके क्या क्या कार्य हैं, तो हमें स्थान, तो पहली लाइन वाले स्थान होते हैं और दूसरे में उसके कार्य। तो इसका कार्य है जैसे हम क्रियाएं करते हैं, जैसे थूकना, छींकना, डकार, सांस लेना, आहार या फिर अन्न का ग्रहण करना और उसे आमाशय तक पहुंचाना, ये सारे प्राणवायु के कार्य हैं। और ये श्लोक इसका है, चरक का है। तो मैंने पहले बोला हमने सारे चरक के श्लोक याद किया ताकि हमें बार बार याद ना करने पड़े। क्लियर है। तो प्राणवायु की बात हो गई, स्थान की बात हो गई और उसके कार्य क्या क्या है, यही 2 चीज़ें पूछी जाती है। नेक्स्ट आता है उदान वायु की बात करें। उदान वायु का श्लोक क्या है, ये वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है। उदानस्य पुनः स्थानम नाभ्युरः कंठेव च वाग प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जो बलवर्णादि कर्म च। कहने का मतलब है उदान वायु का स्थान क्या क्या रहता है। उदान वायु का स्थान जो है वो है नाभि, उरह स्थल एवं कंठ प्रदेश है। और इसके कार्यों में वाणी की प्रवृत्ति यानी वाणी को उत्पन्न करते हुए विभिन्न अंग प्रत्यंगों में चेष्टा उत्पन्न करना तथा उत्साह हो गया, बलवर्ण को उत्पन्न करना, ये सारे क्या उदान वायु के। उरह स्थल जो है प्राण एवं उदान वायु का स्थान समान रूप से होने पर भी उरह स्थल में दोनों अपना अपना कार्य करते हैं। और उरह स्थल में जो है प्राण वायु का प्रमुख कार्य जो है वो क्या रहता है, श्वास उच्छ्वास एवं हृदय के कार्य को नियंत्रित रखता है, जबकि उदान वायु क्या करता है, मेन वाणी को प्रवृत्त करता है। ठीक है, तो मेन वाणी वाला काम है इसका। उदान वायु की बात हो गई। नेक्स्ट आता है समान वायु की बात करें। समान वायु में क्या श्लोक है, तो ये भी चरक वाला ही श्लोक याद किया हमने। समान वायु की बात करें, इसमें श्लोक है, स्वेद दोषाम्बु वहिनी स्त्रोतांसी समधिष्ठते अंतरग्नेश्च पार्श्वस्थ समानो अग्नि बलप्रदा। इसका भी बड़ा ही सिंपल सा मतलब है कि समान वायु जो है वो क्या क्या करते हैं, स्वेद दोषाम्बु हो गया ना, तो स्वेद वह, दोष वह और अम्बु वह स्त्रोतों में अधिष्ठित होकर, मतलब वहाँ पे सिचुएटेड रहता है। अंतर अग्नि अर्थात पैंक्रियाज, अग्नाशय पैंक्रियाज होता है, के पार्श्व में स्थित जठर अग्नि को क्या करता है, बल प्रदान करता है। ठीक है, जठर अग्नि को बल प्रदान करता है, समानो अग्नि बल प्रदा। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास व्यान वायु की बात करें, उसके बाद 2 हमारे बचे हैं, व्यान वायु और अपान वायु। तो व्यान वायु में क्या रहता है, व्यान वायु का श्लोक है, चरक का है, ये भी सारे चरक के। देहम व्याप्नोति सर्वम तु व्यानः शीघ्र गति नृणाम गति प्रसारण आक्षेप निमेश आदि क्रिया सदा। तो इसका मतलब क्या है कि जो वायु सर्व शरीर में व्याप्त हो, जिसकी गति क्या हो, शीघ्र अर्थात तेज चलने वाला हो, ये क्या है, व्यान वायु रहता है। और शरीर की गति, प्रसारण, आक्षेप, इसके क्या क्या फंक्शन है, शरीर में गति करना, प्रसारण, आक्षेप, निमेश, ठीक है, और क्रियाओं का संचालन करना व्यान वायु का कार्य होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है अपान वायु, लास्ट जो हमारा आता है। हमने क्या क्या पढ़ा, प्राण, उदान, समान, व्यान, लास्ट आता है अपान। और अपान की बात करें तो ये क्या है, वृषणो बस्ती मेट्रम च नाभ्युरोह वंशणौ गुदम अपान स्थान मंत्रस्थ शुक्रमूत्र शक्रंती च। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद करना ही है। तो इसमें क्या रहता है कि अपान वायु की स्थान की बात करें तो ये वृषण में रहता है। वृषण यानी अंडकोश, बस्ती मूत्राशय हो गया, मेड्र यानी शिशन, नाभि, उरु यानी जंघाव, वंशण यानी जंघाव का मूल एवं गुद प्रदेश में स्थित रहता है। ठीक है, और आंत्र में स्थित अपान वायु मूत्र, पुरीश और आर्तव को अपने स्थान पर स्थापित करता है और वेग काल उपस्थित होने पर उसका उत्सर्जन करता है यानी निकालता है उसको। और ये वायु गर्भ की भी स्थापना करता है और समय आने पर गर्भ को गर्भाशय से बाहर निकालता भी है। ठीक है, तो ये सारे के सारे अपान वायु के फंक्शन है। तो अपान वायु के काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। ठीक है, तो ये सारे टाइप्स की बात हो गई हमारे पास। ठीक है, प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, देखो वात दोष की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्षय और वृद्धि के लक्षण भी कवर कर लेते हैं ताकि सारे टॉपिक्स जो है एक ही बार में कवर हो जाएंगे एक ही वीडियो में। तो देखो वात क्षय के लक्षण क्या रहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वात क्षय के लक्षण हमने याद किया सुश्रुत वाले श्लोक। तो क्या है, तत्र वात क्षय मंद चेष्टा अल्पवाकत्वम अप्रहर्षो मूढ़ संज्ञता च। क्लियर है। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल सा है, क्या क्या है कि वात के क्षय होने पे शरीर की चेष्टाएं मंद हो जाती है, बोलने की शक्ति कम हो जाती है, मन भी प्रसन्नता
मन की जो प्रसन्नता होती है वो भी कम हो जाती है तथा संज्ञा की अल्पता का होना भी आदि लक्षण है। सही बात है ना, बात सारी गतियाँ कराता है, अब बात ही कम हो गया तो सारी चेष्टाएं क्या होगी, मंद हो जाएगी। सिंपल सी बात है। फिर अष्टांग का श्लोक ये दे रखा है, एक श्लोक याद करो बहुत है, एक बार मैं बता देता हूँ। लिंगम शीड़े अनिले लिंगम शीड़े अनिले अंगस्य साधु अल्पम भाषित हितम संज्ञा अवस्थता श्लेष में वृद्धि युक्ता में संभव। ठीक है, तो ये भी है, तो आप सुश्रुत वाला कर लो तो ठीक है। नेक्स्ट आता है बात वृद्धि के लक्षण की बात करें तो अब क्या है, बात की वृद्धि से क्या इंपॉर्टेंट श्लोक है, सुश्रुत वाला याद कर लो। वात वृद्धो वाक परुष्यम काशर्यम गात्र स्फूर्णम उष्ण कामिता निद्रा नाशो अल्पबलत्वम गाढ़ वर्चस्वत्वम च। तो सिंपल सा मतलब है श्लोक में, ही मतलब है इसका कि वात की वृद्धि से क्या रहता है, तो वात की वृद्धि से बोलने में कर्कशता होती है, शरीर में दुबला हो जाता है, काशर्य दुबला होना, शरीर का कालापन होना, अंगों में स्फुरण हो जाता है, यानी अंगों में फड़कना कि भाई बात बढ़ गया ना, उष्णाहार विहार की इच्छा करना क्योंकि उससे विपरीत होगा, बढ़ गया, और नींद ना आना, नींद भी नहीं आती, बल भी क्या होता है, कम हो जाता है, और पुरुष का गाढ़ापन या कठिनता आदि ये सारे जो है लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो वात की जो है क्षय वृद्धि की बात हो गई, सारे जो भी वात से रिलेटेड थे, गुण कर्म स्थान निरुक्ति व्युत्पत्ति, ये सारी चीज़ें कवर हो चुकी है। ठीक है, एक बार हिंदी आप ज़रूर पढ़ लेना और जितने भी श्लोक नोट्स में वो सारे याद कर लेना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।